बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल का उन्वान है ए सितारा शब ज़िंदगी, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। नावल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। ज़ारा की तलाश में भटकती हुई इसकी नज़रें जिस शख्स पर ठहरी थी, वो जाने कौन था। इसने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा था, ना किसी पार्टी में, ना किसी फंक्शन और ना किसी राह गुज़र पर। फिर भी यूँ लग रहा था जैसे वो बरसों से इसे जानती हो। वो इसके आसपास, इसके बहुत करीब रहा हो। इतना करीब के बाद हाँ, इसकी सांसों की गर्मी से उसे अपने रख्सात जलते हुए महसूस हुए और इसके मजबूत हाथों की उंगलियां इसके रेशमी बालों में सरसराती रही हूँ। कौन है ये? इसकी बेपनाह वजाहत में उलझते हुए इसने खुद से सवाल किया था कि ज़ारा आ गई। तुम यहाँ कहाँ खड़ी हो? इधर आओ ना। हाँ, इसने चौंक कर ज़ारा को देखा। क्या कहा तुमने? इधर चलो ना। ज़ारा ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इसने गैर महसूस तरीके से दोनों हाथ पीछे कर लिए और मुस्कुरा कर बोली, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर अपने पीछे जगह देखकर बैठ भी गई तो ज़ारा जोर देकर बोली, कम ऑन यार, मैं केक काटने वाली हूँ, चलो उठो। ज़ारा ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर तकरीबन खींचती हुई टेबल के पास ले गई तो हमेशा की तरह इधर उधर से शोर जुमले इसकी समाअतों से टकराने लगे, लेकिन वो हमेशा की तरह महसूस हुई ना मगरूर, क्योंकि इसका सारा ध्यान इसकी तरफ था, जो आम से कपड़ों में भी सब में नुमायां लग रहा था। और जो बात वो बुरी तरह महसूस कर रही थी वो इसकी बेनियाजी थी। पता नहीं इसने इसे देखा ही नहीं था या देख कर नज़रअंदाज कर रहा था। पहली बात ठीक थी, क्योंकि इसे देखने के बाद नज़रअंदाज करना तो मुमकिन ही नहीं था। यकीनन अब तक वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था जब ही इतना बेनियाज नज़र आ रहा था। और शायद इस महफिल में अजनबी था, अलग थलग सा, जाने किसके बुलाने पर आया था। बल्कि यूं लग रहा था जैसे गलती से आ गया हो बिन बुलाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़ारा ने केक काटा कि शोर मच गया, जिससे वो बुरी तरह चौंकी और गैर महसूस तरीके से सबके दरमियान से निकल कर इसी जगह आ बैठी जहाँ कुछ देर पहले यहाँ बैठी थी। अभी भी इसकी निगाहों का मरकज़ वही था और वो खुद पर हैरान भी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इसने किसी को इतनी तवज्जो से देखा हो। और यही नहीं, दिल ये चाह रहा था कि इसके बाद भी वो जहाँ जहाँ देखे बस वही हो। इसकी शख्सियत में कोई ऐसी ही मकनातीसियत थी जो इसे अपनी तरफ खींच रही थी, वरना वो तो कोई आम सी लड़की नहीं थी। कुदरत ने जिस फयाजी से इसे हर पहलू से नवाजा था, इसके बायस हर एक इसकी राहों में आंखें बिछाता था। अभी भी सबकी तवज्जो का मरकज़ वही थी और वो जिसकी तवज्जो चाहती थी वो इसकी तरफ देखे बगैर ही जा रहा था। सुनो। वो बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन फ़ौरन ही एहसास भी हो गया कि तो कुछ घबरा कर इधर उधर देखा। फिर ज़ारा के पास आकर बोली, ज़ारा मैं अब घर जाऊंगी। इतनी जल्दी? अरे अभी तो, मैं जानती हूँ तुम्हारा प्रोग्राम। वो ज़ारा की बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, तुमने मेरे फेवरेट ग्रुप को बुलाया है। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान डैडी की तरफ है। आज इनका ऑपरेशन है। ओह हाँ, तुमने बताया था। कोई तशवीश की बात तो नहीं है ना? नहीं, सुबह मम्मी का फ़ोन आया था, मामूली ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन के बाद फ़ोन करेंगे, मुझे घर पर होना चाहिए। तुम प्लीज़ मुझे जाने दो। इसने जाने की जो तरजीह पेश की थी, इसके बाद ज़ारा इसे रोक भी नहीं सकती थी, बल्कि उल्टा माजरत करते हुए कहने लगी, सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, वरना मैं अपनी बर्थडे कैंसिल कर देती। नहीं, तुम अपने और अपने मेहमानों का ख्याल करो। मैं फिर इंशाल्लाह आइंदा साल तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। ओके, इसने मुस्कुरा कर कहा। फिर से खुदाफिज कहकर बाहर निकल आई। ये सही है कि इसका ध्यान डैडी की तरफ भी था, लेकिन इनकी वजह से वो इस खूबसूरत गैदरिंग को छोड़कर नहीं आई थी, बल्कि असल वजह वो आम कपड़ों में भी सबसे नुमाया नज़र आने वाला शख्स था, जिसकी नज़रों से ओझल होते ही इसका हर शय से दिल उचाट हो गया था। और घर आकर भी वही गुमसुम बैठी थी, जैसे जाने क्या कुछ खो आई हो। कुछ देर बाद आप किसी काम से लाउंज में आई तो इसे देखकर हैरान हो गई।
रिजा, तुम कब आई? हाँ, वो बुरी तरह चौंकी, फिर गहरी सांस खींचते हुए बोली, बस अभी आकर बैठी हूँ। इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरा मतलब है, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम भी तो था। आप ही ने इसके पास बैठते हुए पूछा तो कुछ बेदिली से बोली, हाँ, ज़ारा ने मेरे फेवरेट ग्रुप को बुलाया था, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा, इसलिए चली आई। तुम डैडी के लिए परेशान हो? अरे, ये तो अब बहुत मामूली सी बात हो गई है। यहाँ पाकिस्तान में भी इतने कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर डैडी तो अमेरिका में हैं। देखना, अभी मम्मी का फ़ोन आएगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप ही जो समझी, इस हिसाब से उसे तसल्ली दे डाली तो कुछ देर तक इन्हें देखती रही। फिर अचानक ख्याल आने पर पूछने लगी, सनी कहाँ है? इसे असम ले गए हैं। हसाम भाई आए थे? हाँ, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही आ गए थे। फिर जब जाने लगे तो सनी भी साथ जाने को मचल गया। मजबूरन इन्हें ले जाना पड़ा। आप ही बताते हुए उठ खड़ी हुई। ख्वाह जाने दिया आपने। बहरा लेती किसी तरह, या हसाम भाई को भी रोक लेती। तुम्हें पता तो है, हसाम नहीं रुकते। कहते हैं मुझे ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता। आपको कहना चाहिए था ना कि ये उनका ससुराल बाद में, चचा का घर पहले है। अरे, शादी के बाद पिछले सारे रिश्ते भूल जाते हैं, ये तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा। चलो अब जल्दी से चेंज कर लो, मैं खाना निकलवाती हूँ। आप ही ने कहते हुए इसका हाथ पकड़ कर उठा दिया तो बहुत सुस्त रवि से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी कि फ़ोन की बेल पर फौरन पलटी और तेज़ी से रिसीवर झपट लिया था। कौन? मम्मी? डैडी कैसे हैं? थैंक गॉड जी, आप ही मेरे पास हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप डैडी का ख्याल रखें और आप ही को समझा दें कि जब तक आप आ नहीं जाती वो अपने घर नहीं जाएंगी। इसने आप ही को देखते हुए कहा, फिर रिसीवर इन्हें थमा दिया। इसे डैडी की तरफ से अब मुकम्मल इत्मीनान हो गया था, इसलिए खाने के बाद टीवी ऑन करके कुछ देर चैनल बदल कर देखती रही। फिर जब आप ही ने टोका कि सुबह इस ऑफिस भी जाना है, तब वो टीवी ऑफ करके अपने कमरे में आई थी कि आप ही इसके पीछे आकर कहने लगी, सुनो, तुम्हारे जाने के बाद किसी फराज का फ़ोन आया था। कौन फराज? वो पलट कर सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुझे क्या पता, इसने अपना पूरा बायोडेटा नहीं बताया था, बस तुम्हारा पूछा और कहा कि तुम आओ तो बता दूं। आप ही ने कहा तो मैं कुछ देर सोचने के बाद पूछने लगी, कोई मैसेज? नहीं, कह रहा था मैं फिर फ़ोन करूँगा। अच्छा। वो अभी भी अपने जहन में इसका नाम खंगाल रही थी, लेकिन कुछ याद नहीं आया तो सर झटक कर बोली, अच्छी बात है। और हाँ, आपने सनी को भेजकर अच्छा नहीं किया, आ जाएगा सुबह। आप ही कहती हुई वापस पलट गई तो लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आ लेटी और फिर से फराज के बारे में सोचने लगी थी कि इसका ध्यान इस शख्स की तरफ चला गया जिसके जाते ही वो भी ज़ारा की पार्टी छोड़कर आ गई थी। और इसे सोचते हुए अब इसे अफसोस होने लगा था कि इसने ज़ारा से इसके बारे में पूछा क्यों नहीं। कौन था? कहाँ से आया था? और ज़ारा से इसका क्या रिश्तेदारी थी? इसके अलावा भी कितनी बातें थीं जिन्हें सोचते हुए वो सो गई। इसने बीबीए करते ही डैडी के साथ इनका ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और एक साल में वो बिजनेस के असरार और रमूज समझ गई थी। जब भी डैडी की गैर मौजूदगी में तमाम मामलात बहुत खूबी से हैंडल कर रही थी। डैडी को भी इस पर पूरा एतमाद था। अक्सर जब टूर्स पर जाते तो इन्हें यहाँ की फिक्र नहीं होती थी। हकीकतन वो इनका बाजू बन गई थी कि इन्हें अब बेटे की कमी भी महसूस नहीं होती थी, बल्कि आप तो ये कहते थे कि अगर बेटा होता तो वो भी इतने कम वक्त में मेरा सहारा नहीं बन सकता था। और वो सहारा बन तो गई थी, लेकिन बहरहाल एक लड़की थी, लाख बिजनेस वूमेन सही, अपने एहसासात नहीं बदल सकती थी और ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की थी इसने। इसकी अपनी शख्सियत बहुत प्यारी थी, दिल में घर करने वाली और ख़ुद से आगाह भी थी। जानती थी कि वो जहाँ खड़ी हो जाए सारी खूबसूरतियाँ वहीं सिमट आती हैं और वो यही एक बात इसे बहुत मगरूर कर देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। इसने इसके बरक्स बहुत मोहब्बत करने वाली, अलबत्ता कभी कभी थोड़ी सी खुदगर्ज हो जाती थी, वो भी इस तरह के किसी का नुकसान ना हो और अपना काम भी हो जाए। बहरहाल बहुत सारी खूबियों में से इसकी चंद एक खूबियाँ किसी को नज़र क्या आती महसूस भी नहीं होती थी। जब भी हर एक बेख्तियार इसकी तरफ खिंचा चला आता था और वो खुद जैसे देखकर बेख्तियार हुई थी। वो जाने कौन था जो इससे बुरी तरह इसके हवासों पर छा गया था कि आज तीसरे दिन भी वो इसे ही सोच रही थी। इस दौरान कितनी बार ज़ारा फ़ोन कर चुकी थी महज इसी के बारे में पूछने के लिए, लेकिन इसका हुलिया सोच कर कुछ भी पूछने से रह गई।
क्योंकि वो कहीं से भी इसकी क्लास का नहीं लग रहा था और ना ही मेहमानों में इसकी कोई हैसियत नज़र आई थी, वरना ज़ारा खुद इसे मुतारिफ़ कराती। और अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और किससे इसके बारे में मालूम करे, जिसके शहर में गिरफ्तार होकर इससे और कोई काम नहीं हो पा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ फारूकी साहब इसके सामने जो फाइल रख कर गए थे वो जूं की तूं पड़ी थी। फारूकी साहब की बार बार याद दहानी के बावजूद वो बस इस पर एक नज़र डाल कर रह जाती। अभी फिर उन्होंने बहुत इसरार से कहा था। तब भी फाइल खुलने से पहले इसने एक आखिरी कोशिश के तौर पर फिर ज़ारा का नंबर मिला डाला कि शायद बातों के दौरान इस अजनबी का जिक्र आ जाए। ज़ारा, मुझे तुम्हारी बर्थडे पार्टी छोड़ कर आने का बहुत अफसोस है। वो 3 दिन से मुसलसल यही बात कह रही थी। ओह गॉड, इस बार ज़ारा चीख पड़ी। तुम्हें क्या हो गया है रिजा? कितनी बार माजरत करोगी? नहीं, अब मैं माजरत नहीं कर रही, बल्कि इसकी बात होठों पर रह गई क्योंकि ग्लास डोर से इस तरफ इसकी नज़रों ने इसी शख्स को देख लिया था। एक हाथ में ब्रीफ केस थामे वो मिस अंतीना से बात किया जाने क्या कह रहा था। यह शायद इसी के बारे में पूछ रहा था। हेलो रिजा, इधर ज़ारा इसे पुकार रही थी। इसने बहुत आहिस्ती से रिसीवर रख दिया। मिस अनीता, कौन है ये शख्स? इसने हत्तुल इम्कान लहजे में काबू पाकर पूछा। आपसे मिलना चाहता है, मिस अनीता ने कहा तो इसका दिल एक बार की बड़ी जोर से धड़का था। मुझसे? अच्छा भेज दो। इसने फौरन रिसीवर रख दिया और बहुत संभल कर अपने सामने रखी फाइल खोल कर नजरें इस पर जमा दी, लेकिन सारा ध्यान इसी तरफ था। अस्सलाम वालेकुम। चंद लम्हों बाद समाअतों में इसकी आवाज़ यूं उतरी कि फौरन सर उठा कर इसे देखने लगी। जी, मुझे आतिफ कहते हैं, आतिफ अली। वो अपना कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिसे देखे बगैर इसने इसे बैठने का इशारा कर दिया। थैंक यू। वो कार्ड इसके सामने रख कर कुर्सी खींच कर बैठ गया। इसके किसी अंदाज से जाहिर नहीं हो रहा था कि वो पहले भी इसे देख चुका है। सिर्फ वो जो ये सोच रही थी कि वो इसे ढूंढता हुआ आया है। इसके अजनबी अंदाज पर अपने आप में अजीब सा महसूस करती हुई इसका कार्ड उठा कर देखने लगी और ऊपर स्ट्रेट लाइफ लिखा था, जिससे वो इसके आमद का मकसद समझ गई। तो चेयर की बैग से कमर टिकाते हुए बराह रास्त इसे देखकर बोली, अगर आप इंश्योरेंस के सिलसिले में आए हैं तो आई एम सॉरी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपको कन्वेंस कर सकता हूँ, इसने कहा। तो वो महज इस ख्याल से कि कहीं वो फ़ौरन उठकर चला ना जाए, ज़रा से कंधे उचका कर बोली, कोशिश कर देखें। शुक्रिया। वो फ़ौरन बोलना शुरू हो गया। स्टेट लाइफ पर भरोसा करके आप कभी मायूस नहीं होंगे। हम लोगों की सहूलत के लिए बहुत आसान शराइत पर वक्तन फ़वक्तन नए मंसूबे जारी करते रहते हैं, जैसे शाद आबाद मंसूबा, बीमा ज़िंदगी का ये मंसूबा इन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करेगा जो बचत के बुनियादी तसव्वुर के लिए ज़िंदगी के मयारी बीमे को अच्छा समझते हैं। और मुख्तलिफ नवा बोनस और टर्मिनल बोनस के अलावा पॉलिसी की तकमील से कबल खुदा न खास्ता इंतकाल की सूरत में अपने ख़ानदान को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वो एक टिक इसे देखे जा रही थी। दिल नशीन लहजे में बोलता हुआ वो इसके अंदर की दुनिया तह उबाला कर रहा था। वो क्या कह रहा था ये सुनने की इसने कोशिश ही नहीं की। वो तो बस इसके होठों की हरकत देख रही थी, या फिर साहिर आंखों पर कमान आबरों का कभी उठना कभी सिमटना, और वो था कि अपनी कहे जा रहा था। ये मंसूबा बीमादार के ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए एक मिसाली मंसूबा है, जिसमें मयारी मुनाफा पॉलिसी के अमूमी फ़वाइद भी शामिल हैं। इस मंसूबे के तहत आप और आपके ख़ानदान को बीमा ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद मुनासिब कीमत के इवज़ हासिल हो सकते हैं। वो अचानक इसकी गायब दिमागी महसूस करके खामोश हो गया। फिर ब्रीफ केस खोल कर इसमें से चंद किताबचे निकाल कर इसके सामने रखते हुए बोला, आप फुर्सत के वक्त इन्हें देख लीजिएगा। अभी शायद आप। हाँ, इसके मुंह से बेख्तियार ऐसी ही आवाज़ निकली और इसके साथ ही वो गुमसुम सी कैफियत से निकलकर अंदर ही अंदर खुद को सरजनिश करते हुए कदर बेनियाजी से कहने लगी, मेरा ख्याल है ये भी मुझे कायल नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप इस तरह इन्हें देखेंगी जिस तरह मुझे सुन रही थी, तब तो वाकई कायल नहीं हो सकती। वो बड़ी खूबसूरती से इसकी गायब दिमागी जता गया। वो अपनी खजालत छुपाने को हंस पड़ी। ओके। वो ब्रीफ केस बंद करके उठ खड़ा हुआ। फिर जाते जाते रुक कर बोला, मैं फिर आऊँगा, मैं इंतज़ार करूँगी। इसके जाने के बाद धीरे से बड़बड़ाते हुए इसने बैग पर सर टिकाया तो गुज़िश्ता 3 दिनों की बेनाम सी बेकरारी को उन्वान मिल गया था।
وہ کہ وہ اس ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं थी, ना ही आइडियल परस्त थी, लेकिन इसे देखने के बाद यूं लग रहा था जैसे वो हमेशा से इसकी तलाश में थी। कितने दिन तक वो इसके बारे में सोचती रही और इसकी दोबारा आमद के बारे में कयास करने लगी थी। 2 दिन 4 दिन बाद यामान फ़ोन की घंटी ने इसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। हेलो, इसने बेदिली से रिसीवर उठाया था। रिजा, इधर से जैसे तस्दीक चाही गई। यस रिजा, मैं फराज बोल रहा हूँ, फराज हमदानी। यूनिवर्सिटी में हम साथ थे, याद आया? फराज ने फ़ौरन अपना तारुफ कराने के साथ पूछा। अवैस, फराज कैसे हो? इसने भी फ़ौरन पहचान का खुशी के इज़हार के साथ पूछा तो इधर वो गहरी सांस खींच कर बोला, थैंक गॉड तुमने पहचान लिया। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है फ्रेंड। फिर यूनिवर्सिटी छोड़े हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। खैर ये बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा। इस वक्त मैंने एक अशद ज़रूरत के तहत तुम्हें फ़ोन किया है। क्या तुम? वो शायद झिझक गया था। हाँ कहो, इसने टोका। वो ऐसा है कि मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। क्या अजनबी जैसी बातें कर रहे हो? जब चाहे आ जाओ। बस तो मैं अभी आ रहा हूँ, इसने कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तो कुछ देर इसकी अशद ज़रूरत सोचती रही, फिर सर झटक कर अपने सामने रखी फ़ाइल देखने लगी। इस काम से फारिग होकर इसने बाकायदा फराज का इंतज़ार किया था, जिसने अभी आने को कहा था, और शाम तक ना वो खुद आया और ना फ़ोन किया। इसके पास इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और ना ऑफिस से उठने से पहले वो फ़ौरन ज़रूर इससे रब्ता करती, और जो इंतज़ार की कोफ्त इसे हुई थी तो बदले में इससे बेशुमार गालियों से नवाजती। हकीकतन इसकी इस हरकत से वो बुरी तरह सुलग गई थी। जब घर आई तब भी मूड ऑफ था, लेकिन फिर सनी की मासूम शरारतों में बहल भी गई थी।